आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम बात करेंगे यहाँ पे पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के जो महासचिव हैं दान सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत सिर्फ आपकी करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा हल्का जो है हम चाहते हैं माहौल रहे थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी भारी बातें हमने यहाँ पे करी समाज को लेके, समाज का जो दृष्टिकोण रहा है लोगों का कि किस तरीके से बदलाव जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, उत्तराखंड से मुंबई का कब आपका आना हुआ, वो सफ़र कैसा था, उत्तराखंड में कहाँ से आप हैं और क्या चीज़ आज भी आपको मुंबई में है तो क्या चीज़ आपको उत्तराखंड की जो है मिस करते हैं, और कलाकार भी हैं आप, आर्टिस्ट भी हैं, तो ये चाहते हैं थोड़ा सा आपका जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो भाईंदर आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। पापा आर्मी में थे, बाद में मुंबई में जब वो जॉब के लिए आए तो यहीं पे हमारा जन्म हुआ है और पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सोल, हमारी आत्मा जो है पहाड़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि जड़ें वहीं से जुड़ी हुई है। तो उत्तराखंड के लिए हमेशा वो भावना रही है हमारी कि कुछ ना कुछ करें। जब तक मैं छोटा था तो तब तक जिम्मेदारी नहीं थी सर पे। जब पापा की डेथ हुई, जब मैं 18 साल का था, तो तब से ये सोशल काम करने की जो भावना जो है वो दिल में जगी, और तब से लेके अभी तक हम करते आ रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, सब ईश्वर करवा रहा है। कुछ माता पिता के संस्कार, कुछ हालात ऐसे हो गए जब हमने कुछ लोगों को इस कंडीशन में देखा कि जहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तो वहाँ पे एक मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम प्रयास करें उनकी जान बचाने की। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अच्छी नीयत से अगर आप कोई काम करें तो मुश्किलें ज़रूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समाधान होता है। तो तब से हमारी शुरुआत हुई और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी जो बनाया है उसी मकसद से बनाया, और ईश्वर की कृपा से और लोगों की जो सपोर्ट, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दानदाता हैं, उन लोगों के हेल्प से जो भी हमारे पास केस आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं। कभी कभी एक ही साथ 3-3, 4-4 एप्लीकेशन आ जाती है, बहुत दिक्कत होती है हमें। और सबसे पहली बात तो हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, पर्सनली मिलते हैं उनको, सहायता तो पहुंचाते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको एक मोरल सपोर्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उस वक्त जब हम लोगों को जब पास में जाते हैं, उनके आंसुओं को जब हम देखते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि इनको आत्मनिर्भर बनाना, इनको खड़े करना, इनको मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो वो करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, रात को अच्छी नींद आती है। जी, अच्छा, आप कलाकार भी हैं तो कहते हैं कलाकार काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो ऐसे में कभी ऐसा कुछ वाक़य आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि क्योंकि फील्ड में भी आप जाके काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़य आपके साथ हुआ जो से दिल को एकदम छू लिया हो और आपको लगा हो कि ये मतलब क्या देख लिया है, इतना पूरी ज़िंदगी निकल गई लेकिन ऐसा कभी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फील्ड में हम जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पहली बार देखते हैं। कुछ ऐसा जो आपके दिल को छुआ हो, जो बहुत आपको लगा हो कि शायद अब ऐसा जो कुछ हमने देखा है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले बात तो मैं वो हादसा बताता हूँ आपको कि जहाँ से मेरे अंदर इंसानियत का जन्म हुआ। जब मेरे पापा की जब चिता जल रही थी, तो वहाँ पे एक क्षण के लिए मेरे अंदर ये भावना आई थी कि मैं उस चिता में कूद जाऊँ और अपनी जान दे दूँ। क्योंकि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं संभाल पाऊँगा। वहाँ पे माँ रो रही है, छोटा भाई है, कैसे संभाल पाऊँगा। तो इतने में अचानक किसी ने पीठ थपथपाई, एक हाथ आया जिन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने किसी के माध्यम से मुझे ये इशारा दिया है कि हिम्मत मत हारो। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि नहीं, हमें जीना है और दूसरों के लिए भी जीना है, कुछ करना है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और कुछ केसेस ऐसे भी आए थे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का संदीप सिंह पुंदी टिहरी अग्रवाल का था, 13 साल का, जो केम हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। हमने 20 दिनों तक लगातार प्रयास किया, यहाँ वहाँ से कई संस्थाओं के पास भी गए, लेकिन हमें कुछ बहुत मदद नहीं मिली। और बाद में वो बच्चा सही टाइम पे इलाज नहीं होने की वजह से वो मर गया, तो जिसका मुझे आज भी अफसोस है। तो अभी हमारी जो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो चुकी है कि कहीं भी कोई केस आता है, इमीडिएटली हम लोग एक एप्लीकेशन बना के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो हेल्प आ जाती है। उस वक्त वो नहीं था। तो हमारी कोशिश ये है कि कहीं दोबारा इस तरह से ना हो, कोई बच्चा इस तरह से बिना इलाज की वजह से उनकी जान न जाए। उनकी माँ की कोख उजड़ गई और वो फैमिली जो था, आज भी मुझे उसका अफसोस है मुझे।
अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कितनी और संस्थाएं हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं, और पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी जो है ये कितनी अलग है बाकी संस्थाओं से? हमने एक 2003 में एक उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की स्थापना की थी हमने कुछ लोगों ने, जिसमें कुमाऊनी भी गढ़वाली, मतलब हम लोग मानते नहीं, हम लोग उत्तराखंडी के हिसाब से बनाए थे और मकसद उसका भी वही था। उसमें भी हम लोग थे जो 2013 में जो तबाही आई थी, जहाँ पे हम उस संस्था के माध्यम से हमने सब लोग प्रयास करके कुछ बार 13-14 लाख रुपए जमा किए और हम खुद वहाँ पे 5 लोगों की टीम अपने खर्चे में हम लोग वहाँ गए और लोगों से मिले, पर्सनली गांव-गांव जाकर एसडीएम से पूरी डिटेल निकाल कर उनके दर्द को, उनके आंसुओं को हमने बहुत करीब से देखा। तो उसमें जो सुकून मिलता है ना, वो उस मतलब कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो जेन्युइन हेल्प अगर आप किसी की करते हैं, वैसे तो डोनेशन दे दिया आपने, किसी को कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, लेकिन जब तक आप उसके इंसान की सोल, उनकी आत्मा को जब तक आप संतुष्ट नहीं करते, उन्हें वो सुकून नहीं देते, वो एक एहसास नहीं दिलाते इंसान अपनत्व का, तो तब तक वो आपकी सेवा अधूरी रहती है, मेरा ऐसा मानना है। और फिर पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी जो है, हमारा मकसद वही है। पहाड़ी नाम इसीलिए रखा क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, ना कोई इसमें हम गढ़वाल हैं, ना कोई कुमाऊन, हम एक हैं। और अभी तो हमने ये भी शुरुआत कर दी है कि अभी एक नॉन उत्तराखंडी बच्चे का केस आया था, बेचारा जो फीस न भर पाने की वजह से सुसाइड करने का विचार उसके मन में आ गया था, और कहीं से हमें न्यूज़ मिली कि वो बच्चे के पास फ़ीस नहीं है और वो ऐसा ऐसा सिचुएशन में है। तो मैंने उस बच्चे को कॉल किया, उसको मैंने मोरल सपोर्ट दिया और इमीडिएटली हमने कमेटी में ये मैटर रखा और इमीडिएटली उनको फ़ीस भरी। और वो बच्चा बाद में मुझे ये कह के रो के कह रहा था कि सर आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं चाहूँगा कि मैं भी, अभी पैसों की हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन कभी कुछ बनूँगा तो मैं भी आपकी संस्था से जुड़ूँगा। उसके अलावा जो भी हेल्प है तो आप मुझे बताइएगा। तो ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे और हेल्प करें, किसी के काम आए हम लोग। अच्छा, जानना चाहूँगी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है अब थक गए, अब नहीं हो पाएगा, अब बस बहुत हो गया, कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं, बस अब नहीं करना है, लेकिन उसके बाद तुरंत एक वो क्षण भी ऐसा आता होगा जो आपको लगता होगा नहीं ये एकदम प्रेरणादायक है और मुझे करना है, मुझे हार नहीं माननी है? हाँ, ऐसा हुआ था क्योंकि होता क्या है कि हमारी लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत से चीज़ें होती है, मतलब ये ईश्वर जो है वो ऐसा इंसिडेंट देता है जहाँ पे ये हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा ले रहा है वो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं करते किसी से, लेकिन ये जो हमने जो ये सोसाइटी बनाई है, इसमें जो भी होता है तो हमारे जितने भी लोग हैं उनको बताना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि इस क्या है, वहाँ जाना है, कभी कुछ फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं, वीडियो बनाना पड़ता है, तो लोगों को जैसे आप जिस तरह से आप बना रही है तो ये उन तक ये मैसेज पहुँचे, इसलिए वो बनाना पड़ता है। तो इसमें बहुत से लोगों ने ये कमेंट पीछे से आते हैं कि ये इंसान जो है सिर्फ वीडियो बनाता है, अपनी पब्लिसिटी करता है, तो वो चीज़ें खटक गई मन में। तो मुझे लगा कि शायद नहीं करना चाहिए, मुझे भी अपनी फैमिली को देखो, अपने पैसे कमाओ और छोड़ दो सब। तो कुछ समय के लिए मैं स्टॉप हो गया, लेकिन जब मैंने देखा समाज में कहीं किसी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत है लेकिन नहीं हो पा रही है, कोई कर नहीं पा रहा है, कोई उनके पास जा नहीं पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे किसी ने बोला कि कुछ लोगों की वजह से, फिर मैंने उस दौरान जो है मैंने भगवान बुद्ध की किताबें पढ़ी, महावीर जी की पढ़ी, जीसस क्राइस्ट को पढ़ा, तो मुझे लगा कि उन्होंने जो किया अपनी लाइफ में और जो उनके साथ हुआ, हमारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। तो कुछ लोगों की वजह से हमें अपनी नेकी, अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि और वी शुड टेक इट एज अ चैलेंज, और अपने काम से उनको तमाचा मारना चाहिए कि भाई ठीक है आप कितना भी बोलो। और मुझे लगता है कि आप जितना भी अच्छा करो, आज हमारे समाज में जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी बुराई करने वाले लोग भी हैं, तो हमें अपनी अच्छाई से उनको जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आने वाले 5 और 10 सालों में आप जो संस्था है पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी, उसे कहाँ देखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी टीम, हमारा ये सपना है कि इस पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एनजीओ के नाम से जाना जाए, और हमारे काम से हम ऐसा काम कुछ करें कि हमारे सीएम है या पीएम है, सीएम तब तो मैसेज पहुंच चुका है, बीच में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था मिसिंग केस को सॉल्व जो हमने किया था। आगे हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जैसा एक मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करता कि एक आपने भी सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। कि हमें अपने काम को इतना बड़ा काम करना चाहिए, खुद भगवान भी हमसे मिलने को तरसे। तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देखा आपने, जिनके लिए सिर्फ समाज सेवा ही जो है लक्ष्य है, मीरा भाईंदर में रह रहे हज़ारों की संख्या में जितने भी रहवासी हैं जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा होगा जो पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के जो अध्यक्ष है हयात सिंह राजपूत उनको नहीं जानता होगा। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी कि वो काम ऐसा करते हैं, वो योगदान ऐसा करते हैं, क्योंकि जब मैं दान कह रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था दान नहीं योगदान बोलो। ये उनकी सोच दर्शाती है कि कितनी, हम जैसे उत्तराखंड से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो जितने हयात सिंह हैं, किशोर भट्ट जी हैं, दान सिंह जी हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बहुत भावुक होते हैं, सेवा की भावना इनके अंदर हमेशा रहती है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि दान नहीं बोलो योगदान बोलो। तो आखिरी में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि वो योगदान उन्होंने ऐसा किया है कि सीधे हाथ से योगदान किया है, तो उसके बारे में उल्टे हाथ को जो है नहीं पता चल पाया है। फ़िलहाल के लिए ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं और मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।